जय हिंद दोस्तों। आज से सीरीज शुरू हुई है साइंस की। और साइंस में मैं शुरू करने वाला हूं आज भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। और फिजिक्स में सबसे पहले आपको फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां मैं आज पढ़ाने वाला हूं। होती कौन है, भौतिक राशियों की परिभाषा क्या होती है? तो वे राशियां, मैंने क्या कहा, वे राशियां जिनको यंत्रों की सहायता से मापा जा सकता है। वे सभी राशियां जिनको यंत्रों की सहायता से मापा जा सकता है तथा जिनका संबंध किसी न किसी भौतिक परिघटना से होता है, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। बात सुनना की मैंने कहा वे सभी राशियां जिन्हें यंत्रों की सहायता से मापा जा सकता है। वे सभी राशियां जिन्हें यंत्रों की सहायता से मापा जा सकता है तथा वे किसी न किसी परिघटना से, मैंने कहा तथा जिनका संबंध किसी न किसी भौतिक परिघटना से संबद्ध होता है, उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। अब बात आएगी भौतिक राशियों के प्रकार क्या है। तो भौतिक राशियां का जो प्रकार है वो पहला है मात्रक और मापन के आधार पर। पहला क्या है? मात्रक और मापन के आधार पर, जिसमें पहली हेडिंग है मूल राशियां। पहली हेडिंग क्या है? मूल राशियां। मूल राशि। मूल राशियां होती क्या है? ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें मूल राशियां कहा जाता है। ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। जैसे विज्ञान में देखा जाए तो 7 मूल राशियां हैं। कितने राशियां हैं भौतिक विज्ञान में? 7 मूल राशियां हैं। पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है ताप, पांचवा है विद्युत धारा, छठवा है ज्योति तीव्रता, अब 7वां है पदार्थ की आणविक मात्रा। एक बार फिर से ध्यान सुनिएगा, भौतिक विज्ञान में मूल राशियों की संख्या कितनी है बेटा? 7 है। कितनी है? 7 है। पहला है लंबाई, बोलते रहिएगा। पहला क्या है? लंबाई। दूसरा, नहीं बेटा, चौड़ाई नहीं, लंबाई। दूसरा है द्रव्यमान, दूसरा क्या है? मान। तीसरा है समय, तीसरा क्या है? समय। चौथा है ताप, पांचवा है विद्युत धारा, छठवा है पदार्थ की ज्योत तीव्रता, और छठवा है पदार्थ की आणविक मात्रा। समझ में आया? सातवां, सातवां क्या है? पदार्थ की आणविक मात्रा। याद हो गया? तो जो मूल राशियां हैं, उन्हें व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। अगर मूल राशियों की संख्या 7 है तो मूल मात्रकों की संख्या भी कितनी होगी? 7 होगी। इस पर मैं चर्चा करता हूं चार्ट बना के। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं परिभाषा लिख देता हूं मूल राशियों का। ऐसी राशियां, ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य किसी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्य किसी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्य किसी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्हें मूल राशियां कहते हैं। उन्हें मूल राशि या कहते हैं। बात सुना गई? अगर कोई पूछे मूल राशियां किसे कहते हैं, तो बताना ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य किसी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। और मूल राशियों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। देखिएगा, एक चार्ट में बना रहा हूं, एक साइड पर लिख रहा हूं भौतिक राशियां, एक तरफ लिख रहा हूं मूल मात्रा। ठीक है, या मूल राशियां मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एक साइड पे मूल राशियां और एक तरफ मूल मात्रा।
मूल मात्रक। अब मूल मात्रक की अगर परिभाषा बोले, ऐसे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। या एक परिभाषा और बोल सकते हैं, मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहा जाता है। मूल राशियों के ही मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। बात समझ आ गई। और मैंने बताया कि जो मूल राशियां हैं उनकी संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है ताप, पांचवा है विद्युत धारा, पांचवा क्या है? विद्युत धारा, छठवां है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और सातवां है पदार्थ की आणविक मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा, आणविक मात्रा। आणविक लिखो चाहे आणविक लिखो, ठीक है। अब मैंने कहा मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। अगर इसकी हम चर्चा करें तो यहां पर लंबाई का जो मात्रक होता है, मूल मात्रक और इनके प्रतीक में डाल देना। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसे एम से प्रतीक व्यक्त करेंगे। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। इसे हम व्यक्त करेंगे केजी से। समय का मात्रक सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। और इसको व्यक्त करते हैं यस से। किसे व्यक्त करेंगे? यस से। ताप का मात्रक होता है केल्विन। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। अब केल्विन को हम लोग व्यक्त करेंगे के से। कुछ लोग डिग्री सेल्सियस भी लिखते हैं, ठीक है। अब विद्युत धारा का होता है एम्पियर। विद्युत धारा क्या होता है? एम्पियर, जिसे हम लोग एएमपी से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं? एएमपी से या केवल ए से। जो तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। जो तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला, जिसे हम लोग व्यक्त करते हैं सीडी से। किससे? सीडी से। और पदार्थ की आणविक मात्रक होता है मोल। क्या होता है? मोल, जिसे हम लोग लिखते हैं MOL से। सॉरी, आप लोग लिख लीजिए, लिख लीजिए, तब हम इसको विस्तार से बताते हैं। अब हम लोग इसको पूरी तरह से फिर से याद कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा। मूल राशियां कितनी है? 7। मूल राशियां कितनी है? 7। शांति सुनिएगा। मूल राशियां होती हैं 7। सबके मैं नाम बता रहा हूं। पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है ताप, पांचवा है विद्युत धारा, छठवां है ज्योति तीव्रता, सातवां है पदार्थ की मात्रा या पदार्थ की आणविक मात्रा। ये 7 है मूल राशि। और इन्हीं मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहा जाता है। जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का सेकंड, और ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ठीक है, जो तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की आणविक मात्रा या पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। बात एकदम समझ में आ गई? शानदार तरीके से एकदम समझ में आ गई, ठीक है। अब मीटर को एम से व्यक्त करते हैं, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, केल्विन को के से, एम्पियर को एमपी या ए से, कैंडिला को सीडी। कहीं कहीं पे कैंडेला लिखा जाता है, कैंडेला भी लिखते हैं, कैंडेला भी लिखते हैं, उसके लिए परेशान मत होइएगा। कैंडेला। और मोल का MOL से। बात समझ आ गई। अब हम लोग चलते हैं मूल मात्रक के बारे में। मूल मात्रक मैंने बता दिया साथ में कि मूल राशियों के ही मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। अब दूसरा हेडिंग है व्युत्पन्न मात्रक। क्या है? व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न राशियां। तो अगला हेडिंग है व्युत्पन्न राशियों का। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशि कौन सी है? ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती हो। ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए
मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती हो उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है। और व्युत्पन्न राशियां जैसे क्या हुई आपके चाल हुआ, चाल अगर व्यक्त करेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी मतलब लंबाई की बात हो रही है, समय का मात्रक जानते ही हो, तो दो मूल राशियों की आवश्यकता पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, दूरी क्या है लंबाई ही तो है, तो लंबाई बटे समय या दूरी बटे समय दो मूल राशियों की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए चाल क्या हो गया व्युत्पन्न राशि हो गई, चाल क्या हो गई व्युत्पन्न राशि हो गई। उसी तरह से अगर हम वेग की बात करें तो वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय, वेग क्या होता है वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय, बस में रहना, तो विस्थापन भी क्या है दूरी ही तो है, विस्थापन भी क्या है दूरी ही तो है, तो विस्थापन बटे समय इसमें भी दो मात्रक की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए वेग भी क्या है व्युत्पन्न राशियां, क्या है व्युत्पन्न राशियां। मैं व्युत्पन्न राशियां से पढ़ाने से पहले मैं कुछ परिभाषा आप लोगों के सामने बताने चल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, पहले उन परिभाषाओं को पढ़ लीजिए तब मैं व्युत्पन्न राशियों के बारे में बताता हूं कौन कौन व्युत्पन्न राशियों के अंतर्गत आएंगे। सबसे पहले हम दूरी की चर्चा कर लेते हैं, किसकी चर्चा कर ले रहे हैं बेटा दूरी की, दूरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। अब उदाहरण के माध्यम से समझिएगा, जैसे यहां से आपको मानापुर जाना हुआ, हमारे पास में मानापुर जाना हुआ तो आप यहां से आप सीढ़ी से नीचे उतरेंगे, नीचे उतरने के बाद आप जाएंगे साइकिल लेंगे, तो साइकिल लेने के बाद तब आप मानवपुर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आप यहां से सीढ़ी उतरे, ये भी मार्ग की लंबाई नापा जाएगा, यहां से साइकिल लेने गए तो भी नापा जाएगा, फिर वहां से मानापुर गए वो भी नापा गया, ये दूरी हो गई, क्या हो गई दूरी हो गई। लेकिन विस्थापन जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ देखिएगा कि मंदिर के पास तुम्हारा घर है, ठीक है, और यहाँ पर राहुल गुरु जी यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ से उस मंदिर, तो केवल प्रारंभिक स्थिति जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, जहां पे आप बैठे हुए हो, और अंतिम स्थिति जहां पर आपका घर है, इन दोनों के अंतर को ही यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को ही के अंतर को ही विस्थापन बोलेंगे, बस में है ना, वो सिर्फ मार्ग की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, विस्थापन अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को ही दूरी कहा जाता है, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को ही वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। और जब बात आती है विस्थापन की, तो विस्थापन होता है किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय किए गए अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के अंतर को ही विस्थापन कहा जाता है, या किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को ही, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन निकलता कैसे है, अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को घटा दो, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के अंतर को ही हम बोलेंगे विस्थापन। बस में आ गई। अब बात आती है चाल की। चाल की परिभाषा होती है किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में, अभी मैं सारी परिभाषा लिखूंगा तब मैं पढ़ाऊंगा व्युत्पन्न राशि, तब आनंद आएगा उसको समझने, समझ गया ना। किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहा जाएगा, उस गतिमान वस्तु की चाल कहा जाएगा। मैंने क्या कहा, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में, कितने समय में, एकांक समय में तय किए गए दूरी को ही उस वस्तु की चाल कहेंगे। अब बात आता है वेग की, तो जहां आपने दूरी बोला वहीं पर आप विस्थापन बोल देंगे तो वेग की परिभाषा हो जाएगी कुछ इस तरह से, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को ही या तय की गई न्यूनतम दूरी को ही उस वस्तु का वेग कहते हैं, उस वस्तु का वेग कहते हैं। बात समझ आ गई। अब आपने दूरी जान लिया, विस्थापन जान लिए, चाल जान लिए, वेग जान लिए। अब थोड़ी सी परिभाषा हम लोग बल के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा परिभाषा हम लोग कार्य के बारे में जानेंगे, फिर ऊर्जा के बारे में जानेंगे। थोड़ा थोड़ा हम जब जानकारी हो जाएगी हमें आसानी से आप लोगों को समझाने में भी बाद में आसान रहेगा, बहुत टोका टाकी नहीं रहेगी। दाब किसे कहेंगे ये सब पहले हम लोग जान लेते हैं। तो अब मुद्दा है बल की परिभाषा की। वास्तविकता में अगर आप किसी चीज पर बल लगा रहे हो ना, जैसे मैं यहाँ पर बल लगा रहा हूँ, इस पर नहीं लगाऊंगा नहीं टूट जाएगा, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर मैं बल लगा रहा हूँ तेजी से, ठीक है, मैंने बल लगाया, धक्का दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ,
तो धक्का देना भी क्या है, बल है। अब किसी चीज को मैं पकड़ के खींच रहा हूं, वो भी क्या है, बल है। जैसे इनको खींच लिया मैंने उठा के, तो वहां पर भी क्या लगेगा, बल लगेगा। यानी बल वह धक्का या खिंचाव है, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु को विरामावस्था से गति की अवस्था में, ये भाई साहब रुके हुए हैं, फटाक से खींच लो, तड़ाक से दौड़ने लगेंगे। विरामावस्था से गति की अवस्था में, या साइकिल दौड़ी जा रही एकदम बढ़िया, भगाया जा रहा है, पीछे से गुरुजी पकड़ लिए, रुक गई साइकिल। जब साइकिल रुक गई क्या कहोगे, गति की अवस्था से विरामावस्था में आ गई। ये तो माइक बंद हो गया भाई, 1 मिनट रुकिए तो।